हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है प्रतीक नायक और आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 20 मई 2023। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे आप तारीख देख पा रहे होंगे। ये वो दिन है जब आप लोग यूपीएससी सीएससी की एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हो। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हम लोग इस बार जो एग्जाम अब देने वाले हैं उसके लिए आप लास्ट जो कुछ 100 दिन बाकी है हमारे लिए, ऐसे आज से देखा जाए तो 110 दिन है, पर 110 डेज में से मैं तो निकाल दूंगा 10 दिन इसके अंदर से, तो 100 डेज की स्ट्रेटजी सर क्या हो पाए। खैर, ये स्ट्रेटजी का इंटेंशन ये है कि मैं आपको थोड़ा एक ब्रशअप दे दूं कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो आखिर के 100 डेज में किस किस चीजों का ध्यान रखना है। बाकी तो मुझे पता है कि आप ऑलरेडी बहुत ही सयाने हो, मुझे पता है कि आप लोगों का एक अप्रोच ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। उसी के अंदर हम लोग ये ब्रशअप और टचअप करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत ये कोट से करने की कोशिश करूंगा जिसे लिखा गया है, और इसके अंदर लिखा गया है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मतलब ये होता है कि अगर आपने प्लानिंग नहीं किया है अच्छी तरह से तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आखिर के 100 दिन है, ये 100 दिन का प्लानिंग भी हमें इसी तरह से करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो तैयारी है, ये तैयारी के अंदर हमारा जो अप्रोच है वो कहीं मिसमैच ना हो जाए। हमारी तैयारी के लिए जो जो चीजें की जरूरत है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को 100 डेज के अंदर किस तरह से क्रैक किया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये चर्चा को विस्तृत से करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के अंदर आता क्या है। तो आप सब में से बहुत सारे बच्चों को पता ही है कि 100 मार्क्स या 100 क्वेश्चंस अगर आपको जानकारी होगी तो आपको जनरल स्टडीज के अंदर से जीएस पेपर 1 आएगा, जहां करीबन 8 से 9 विषय है। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग इकोनॉमी, एग्रीकल्चर भी आजकल इंक्लूड हो रहा है, साइंस एंड टेक भी इंक्लूड हो रहा है, एक यहां से आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको सीसेट का एक टॉपिक देखने को मिलेगा जो जीएस का पेपर 2 है। ये करीबन 100 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स का एक पेपर होगा, जहां आपको इनफैक्ट सॉल्व करने होंगे 200 मार्क्स, और 200 मार्क्स में से अगर आप कट ऑफ के बारे में देखेंगे तो यू आर सपोज टू गेट एनीवेयर अराउंड 90 to 100, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर से कट ऑफ 100 के आजू बाजू में, इनफैक्ट 90 के भी नीचे चला गया है। पर हम कहते हैं कि चलो आप 100 के आसपास फोकस करिए, लेट अस कीप 50% एट द कट ऑफ मार्क्स। ओके, तो हमारी तैयारी ऐसे होनी चाहिए जहां ये 100 जो मार्क्स है उसकी तरफ हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सीसेट का पेपर है, सीसेट के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जहां 2.5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसमें 80 क्वेश्चंस आपको टोटल होंगे। तो ये भी पूरा 200 मार्क का ही है, पर आप में से ज्यादातर बच्चों को इसकी जानकारी होगी कि ये पेपर पूरी तरह से क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर होने का मतलब यह है कि आपको ये पेपर के अंदर से स्कोर नहीं करना है, खाली 66 मार्क्स लाने हैं आपको। सो इफ यू आर एबल टू गेट 66 मार्क्स और 67 मार्क्स आई वुड से, तो आपका ऑटोमेटिकली ये क्वालिफिकेशन आ जाएगा। इसमें से मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट खाली और खाली जीएस के पेपर 1 से बनेगा। अब कहने की बात यह है कि भले जनरल स्टडीज के पेपर से ही मेरिट बनता है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप सीसेट को इग्नोर करेंगे। हम सीसेट के लिए भी स्ट्रेटेजी प्लान आउट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। अब जैसे जनरल स्टडीज के पेपर 1 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, इसके अंदर ही आप इंक्लूड करोगे तो साइंस एंड टेक को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब आप देखने की कोशिश करिए कि जनरल स्टडीज के पेपर 1 का अप्रोच कैसे होना चाहिए आपका, क्योंकि ये सबसे कोर पार्ट है। इसमें से ही आपके मेरिट भी बनेंगे और इसी के अंदर से आपका मेंस का सिलेक्शन भी होगा। अब आप में से जो भी विद्यार्थी पहली बार इस बार प्रीलिम्स को अपीयर कर रहा है, उसको बहुत कंफ्यूजन होगी कि सर कौन से सब्जेक्ट को कैसे अपीयर करे। सबसे पहली कंफ्यूजन ही यहां से निकल के आती है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि विच सब्जेक्ट शुड बी अपीयर फॉर, और व्हाट शुड बी स्टडी, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी एरियाज एज वेल। अब देखिए कि ये 100 दिन बाकी है सर, ओके, और ये 100 दिन के अंदर प्रायोरिटी एरियाज को भी आपको आइडेंटिफाई करके देखना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, कौन से सब्जेक्ट में आपकी बहुत ही मजबूत पकड़ है सर, ठीक है। तो टोटल मिला के करीबन 8-9 सब्जेक्ट का पूरा वेटेज बनता है आपके जनरल स्टडीज के पेपर 1 का। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूपीएससी कभी भी एक श्योरिटी नहीं देता है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब जैसे 2021 के अंदर अगर आप देखो तो आपको हिस्ट्री के अंदर, या 2022 की मैं बात कर देता हूं, 2022 में 16 क्वेश्चन पूछे थे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, 16 या 17।
2021 में देखोगे तो उसने 22 क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब यहाँ 6 क्वेश्चन कम हो गए। उसी तौर के ऊपर पॉलिटी में भी आप देखोगे ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इकोनॉमी को करंट अफेयर्स के साथ मिक्स करोगे तो वो भी उसमें 15-20 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मिला के वी विल सी कि वेरिएबल जो इसका ब्रेकअप है, ये ब्रेकअप हम लोग के लिए श्योर नहीं है। अब ये बहुत बड़ी दुविधा है बच्चों के लिए कि सर कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करिए, कौन से सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटीज करते हैं सर, ठीक है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से आपको प्रायोरिटी एरियाज को ढूंढना पड़ेगा, जो अभी ये 100 दिन के लिए मैं कहूंगा एकदम बुलसाई की तरह हो। बुलसाई का मतलब यह है कि आपका जो फोकस हो इसी के ऊपर होना चाहिए, और ये हाई प्रायोरिटीज एरियाज, जिसे हाई यील्डिंग एरियाज के रूप में पहचानते हैं, उसके दृष्टिकोण से आपको तैयारी करनी है। अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सर ये हाई प्रायोरिटी एरियाज जो है, जहां से प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है क्वेश्चंस की, तो सामान्य रूप से चलो एक सब्जेक्ट उठाते हैं पॉलिटी का सर, ओके। अब एवरी ईयर यू विल सी कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस बनने ही है। 15 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बनेंगे। जनरल स्टडीज का पेपर 2 भी पूरा का पूरा पॉलिटी आधारित ही आपको पूछा जाता है। अब सवाल ये है कि सर मैं पॉलिटी छोड़ के जाऊं या पॉलिटी कैसा करूं। अब काफी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो साइंस एंड टेक में ज्यादा टाइम दे देंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर पीएचडी कर देंगे, हो सके तो करंट अफेयर्स के मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि स्पोर्ट्स आ जाता है, अवार्ड्स के ऊपर से एक आध दो बार सवाल आया है, तो उसके ऊपर पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। अब 100 दिन बाकी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जितना स्टैटिक सब्जेक्ट है वो स्टैटिक के ऊपर की आपकी थियरी बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए सर, ओके। क्योंकि स्टैटिक की थियरी आपको करंट के साथ लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने की हेल्प करेगी सर, ओके। होता क्या है कि एट टाइम्स बच्चों के साथ ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये करंट अफेयर्स की थियरी के साथ कैसे मैं इसको मिक्सअप कर सकता हूं, ये उसको मेरी स्ट्रेटजी को कैसे एक तरह से पुश कर सकता हूं। तो यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ कि ये जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ये पॉलिटी का स्टैटिक ही नहीं कर रहे और करंट के पीछे चले जाते हैं। अब पॉलिटी में फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कहूंगा एवरग्रीन टॉपिक है सर, है ना। आपको फंडामेंटल राइट्स पता ही नहीं है पर आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स के पीछे कोई दूर दूर का कोई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो उसके ऊपर आप पूरी एनर्जी लगा रहे हो, उसका मतलब क्या है दोस्तों, है ना। व्हाट इज द पॉइंट, ओके। अभी भी टाइम है, 100 दिन है, आपको हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज देखने हैं जिसे हाई यील्ड एरियाज के रूप में भी पहचानते हैं। ये वैसा है जिसे लो हैंगिंग फ्रूट्स के रूप में हम कहते हैं कि भाई उनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा डाला सर, ओके। तो ये कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से आप मैक्सिमाइज मार्क कर सकते हो अपना। आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम के रिलेटेड जो टॉपिक्स है वहां से सवाल बनेंगे ही और कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं। ये सब कंसेप्चुअल टॉपिक्स है। हिस्ट्री के अंदर आपको आजकल बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो आपको देखना है कि करंट अफेयर्स के अंदर जो भी मुद्दे हिस्ट्री के अंदर चल रहे हैं उसकी बैकवर्ड लिंकेजेस कैसे हम लोग एस्टैब्लिश करें सर, ओके। जैसे पिछली बार आपको एक सवाल आया था रामानुजाचार्य के ऊपर से और पूछा गया था कि रामानुजाचार्य के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने उनका एक मूर्ति इनॉग्रेट किया है और पूछा क्या गया रामानुजाचार्य की टीचिंग्स के बारे में बताइए, डिस्कस अबाउट द टीचिंग्स विच वर गिवन बाय रामानुजाचार्य सर, ओके। तो इस तरह के सवाल आपको जब आते हैं तो ऑब्वियस है कि बहुत ही डाइसी हो जाता है, एट टाइम्स बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्या करें। तो मेरा ये मानना है कि आप प्रायोरिटी एरियाज को फिक्स करिए पहले हर एक सब्जेक्ट के अंदर से। अब ये प्रायोरिटी एरियाज आपको भी फिक्स करने हैं सर, है ना, क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शायद तक एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा पढ़ाई ना कर पाए हो। तो मेरा ये मानना है कि उनको ये 100 दिन के अंदर यहां करना पड़ेगा। प्रायोरिटी एरियाज दो तरह से होंगे। आपको पता है कि यहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। श्योर शॉर्ट का मतलब यह है कि यू आर 100% श्योर कि यहां से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे ही सर, ठीक है ना, समझे। जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे बनेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव, मतलब, है ना, उसके सिवाय कहां से पूछेगा सर, है ना। आधुनिक भारत के अंदर से गांधी हो गया है, मॉडरेट्स का फेस हो गया है, रिवॉल्यूशनरीज का फेस हो गया है, ब्रिटिश की इंपैक्ट क्या रही है भारत के ऊपर सर, ओके। तो ये दर्शाता है कि दिस आर वेरी हाई यील्ड एरियाज, ओके ना। आपको पता है कि यहां से तो उसको फिर पढ़ के जाना ही है। दूसरा, ये 100 दिन के अंदर आपको ये भी करना है कि बहुत सारे बच्चों के ये होंगे कि कुछ कुछ वीक टॉपिक्स होंगे, वीक स्पॉट्स होते हैं। ये वीक स्पॉट्स का मतलब ये है कि भाई उनकी तैयारी ऐसे तो बहुत अच्छी है
बट उनको पता है कि भाई मेरे कुछ विषय के अंदर क्वेश्चंस बहुत गलत जा रहे हैं या मुझे आ ही नहीं रहा है, तो उसको भी आपको फोकस करना है। क्योंकि पॉलिटी में से अगर 15 क्वेश्चन है, 15 में से 13 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, 2-3 में तो वहां पे भी गड़बड़ी होगी। अब ये जो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी अल्टीमेटली फिर आपके लिए डिजास्टर्स ना हो, आपको ये भी ध्यान रखना है सर। ओके, तो यू आर सपोज टू कोडिफाई द प्रायोरिटी एरियाज। ओके ना, समझे? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स है, इसको आप करंट अफेयर्स के साथ देख लीजिए कि करंट अफेयर्स में कैसे लिंकेजेस एस्टैब्लिश होती है। सामान्य रूप से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जैसे हमारी पॉलिटी है, पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम लोग बात करेंगे तो वी नो दैट कि भाई पार्लियामेंट कैसे काम करता है, राइट सर? ओके, अब पार्लियामेंट के अंदर कोई नया बिल आया है तो बिल सेंट्रिक आपको डिस्कशंस पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर वर्किंग सिस्टम, अभी बजट को लेके आपको देखा होगा, बजट रिसेंटली आया है, तो बजट का प्रोसेस कैसे होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, कैसे ड्राफ्ट बिल पब्लिश किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आती है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, बजट को किस तरह से यूएलसी की मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन से आर्टिकल्स है, तो उसके साथ लिंकअप करना सीखिए सर। ओके, सो वॉट एवर यू स्टडी, ट्राई टू लिंक द थियरी पार्ट विद द करंट अफेयर्स। ओके ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये गलती होते हुए देखी है कि वो क्या करते हैं कि थियरी को करंट अफेयर्स के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। दे आर नॉट, वो खाली पढ़ेंगे आइसोलेशन में। अब देखो ये जमाना चला गया है और ये समय चला गया है कि अलग से आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे सर। ओके, रियलिटी में ये है कि आप लोगों के लिए जो क्वेरी है ना कि सर करंट अफेयर्स को कैसे करें, 100 दिन के अंदर करंट अफेयर्स को कैसे करें, आप इसको लिंकेजेस बनाना अभी से ही शुरू कर दीजिए सर, है ना? ये 100 डेज है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी करंट के इश्यूज उसके साथ ही आपको पढ़ने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई मैगजीन नहीं पढ़ा होगा या आपने कोई न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किया होगा या कोई ना कोई सोर्स तो आपने देखा ही होगा सर, ठीक है? तो आप जब पॉलिटी पढ़ रहे हो हाइपोथेटिकली, या आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो इकोनॉमी के थियरी के साथ ही उसके करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। समझ लीजिए, अगर आप इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी स्कीम्स आ रही है या सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, अभी बजट के अंदर उसकी कोई बात की गई होगी, तो वो आपको इसी के साथ कर देनी है, आपको अलग से नहीं पढ़ना है। क्योंकि 100 दिन में आप बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है उसको आपको चूज करने पड़ेंगे सर, ठीक है? अब ये क्वेरी बहुत होती है बच्चों की कि सर कौन से सब्जेक्ट को कितना दिन दे सर। ओके, अब वो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि आई एम नॉट दी पर्सन जो मैं आपको इसका ब्रेकअप करके दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हिस्ट्री को बहुत ही कमजोर मानते होंगे, कुछ को ऐसे होंगे जिनका ज्योग्राफी बहुत बढ़िया होगा, तो ऑब्वियस है कि हिस्ट्री में 1-2 दिन उनको ज्यादा देने पड़ेंगे। पर टोटल मिला के अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपके पास करीबन 8 या 9 वीकेंड से एरियाज है, या करंट पकड़ लो कि 10 एरियाज है। ये टोटल 10 एरिया में आपके पास 100 डेज है सर। ओके, तो ऑन एन एवरेज आपको 10 डेज पर टॉपिक या पर सिलेक्टिव सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा सर। ओके, अब इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी एरियाज को आप डील कर रहे हो उसमें थियरी आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, आप खाली फैक्ट ढूंढने के लिए तैयारी कर रहे हो सर, ठीक है? तो आप हमेशा ये याद रखिए कि हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज, जहां से आपको पता है कि क्वेश्चन बनने वाला है सर, ओके, फ्रॉम दिस एरियाज और फ्रॉम दिस टॉपिक यू आर श्योर दैट द क्वेश्चंस विल बी फॉर्म्ड, आप इसके ऊपर बहुत फोकस करेंगे। यू विल बी फोकसिंग ऑन दिस एरियाज जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऐसा आपने पिछली बार देखा होगा कि कोई करंट अफेयर्स के अंदर कोई अवार्ड के ऊपर सवाल आ गया, अब देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अवार्ड्स व्हिच वर गिवन टू सो मच ऑफ पर्सनालिटीज, बट या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड आया है जो आपके रिलेटेड है या आपको लग रहा है कि उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, तो उसको एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा, बट फिर मेरे हिसाब से उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। अभी जो स्टैटिक के साथ जो करंट अफेयर्स के लिंकेजेस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, पार्लियामेंट का कोई लॉ आया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अल्ट्रावायर कर रहा है, कॉलेजियम सिस्टम को लेके इश्यूज चल रहे हैं, तो दिस आर वेरी वेरी एरियाज जो सिस्टमैटिक है सर, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे बनेंगे और बनेंगे। प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं आते हैं। आते हुए कि नहीं आने का मतलब ये है कि भाई उन्होंने पढ़ा तो होता है पर हार्डली 1 या 2 बार ही पढ़ा होता है, तो रिवीजन किया नहीं होता है और रिवीजन नहीं करने के कारण ये प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा याद रखिए कि आजकल जो भी आपको टॉपिक पढ़ रहा है वो करंट के साथ करना है और उसको बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ आपको एस्टैब्लिश करना है। बैकवर्ड लिंकेजेस मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर बताया कि भाई जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है, अभी 100 ईयर्स ऑफ चौरी चौरा हुआ है ना 2022 के अंदर, क्योंकि एग्जैक्टली इन 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, चौरी चौरा मूवमेंट
के कारण या घटना के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने स्टॉप कर दिया था। तो ये क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए? डेफिनेटली मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट न्यूज है सर। ओके, तो उसके रिलेटेड आपको इश्यूज देख लेने हैं, पीछे की कहानी क्या है सर। ओके, या कोई लीडर के रूप में, या सुभाष चंद्र बोस को लेकर अभी चर्चा हो रही है सर, तो नेताजी के विचार देख लेने हैं आपको, उनके रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन या उनके रिलेटेड कोई भी संस्था जो बनी है वो आपको कहानी के अंदर आपको पूछी जा सकती है। तो कहने की बात मेरी ये है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज में देखिए सर। ओके, एनवायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में जाता है। मैं आपको यूं क्यों कह रहा हूं सर? ओके, क्योंकि एनवायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक, दिस आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज, क्योंकि आपका पेपर जो है वो फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ में लिया जा रहा है सर। ठीक है, सो द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज ऑल्सो। फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए यूपीएससी चाहता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। तो अगर आपने ये एरियाज को निग्लेक्ट किया है, अगर आपने ये एरियाज को वी विल सी की ध्यान में ही नहीं रखा, तो प्रॉब्लम होगा सर। ठीक है, इसमें भी यही है कि आपको करंट के साथ लिंकेजेस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी सर। ओके, सो एवरीवेयर यू विल डू, यू आर सपोज टू लिंक द एस्टैब्लिशमेंट। ओके ना, समझे? तो अभी कोई यूएनएफसीसी का मीटिंग हो गया है या कोई नया सीओपी 27 अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, तो किसके सेंट्रिक हुआ था, उसका क्या गोल था, उसका क्या एजेंडा था सर। ओके, तो उसके सेंट्रिक सवाल आ रहे हैं। एग्रीकल्चर में नई सिस्टम कुछ आई है तो उसके सेंट्रिक आपको पूछा जा सकता है। तो कहने की बात मेरी यह है कि हाई यील्ड एरियाज के ऊपर फोकस करिए। ऐसे कोई भी एरियाज जहां से मिनिमम या एक दो बार सवाल आए हैं उसके ऊपर मत दौड़ा करिए सर, है ना। सामान्य रूप से हमारी माइंडसेट ऐसी है कि थाली में अगर गुलाब जामुन पना हो तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि गुलाब जामुन आपको अखुट मात्रा में मिलेगा, पर हम लोग दौड़ेंगे पेस्ट्री के पीछे। क्यों? क्योंकि पेस्ट्री शायद एक आध बारी खाने मिलती है। तो आप गुलाब जामुन को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, पेस्ट्री के पीछे मत दौड़ा करिए, है ना। पेस्ट्री कभी बाद में भी खा लेंगे जब गुलाब जामुन से आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा सर, है ना। सिंपल चीज है, आपको मूलतः से जो कोर एरिया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात तो आपको ये मिलेगी सर। ठीक है, दूसरी कहानी, एक बहुत सारा कंफ्यूजिंग सवाल आता है 100 दिन के अंदर कि सर कौन से सोर्सेज को हम फॉलो करें सर। ओके, द सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स बाय द टू द स्टूडेंट्स, और इवेंचुअली जो ये डिलेमा फेस करते हैं सर। ओके, मेरे हिसाब से तो बहुत क्लियर कट है दोस्तों कि भाई अब ये 100 दिन के अंदर आपको कोई नया सोर्स नहीं पढ़ना चाहिए सर। ठीक है, आपने ऑलरेडी जो सोर्सेज से पढ़ाई की है उसी के अंदर से आपको तैयारी करनी है सर। ओके, अब बहुत सारी पब्लिकेशन आपको मिलेगी, 100 दिन में यूपीएससी पास, 10 दिन में यूपीएससी पास, एक रात में यूपीएससी पास, छोटी छोटी बुकलेट्स आएगी, मत देखना उसको। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विजुअल मेमोरी। आपके दिमाग के अंदर आपने जो किताब पढ़ी है जिसके ऊपर अंडरलाइन की है, कुछ शब्द लिखे हैं 2.5 अक्षर प्रेम के, वो शब्दों से पढ़ के आपको रिवीजन ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप कोई ब्लैंक किताब अभी आखिर के 100 दिन में उठाओगे जिसमें से आपने एक शब्द खुद ना पढ़ा हो, तो आपके लिए सब कुछ भूल भुलैया लगेगा, और ये भूल भुलैया भाई आपको डुबा देगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। हमेशा ध्यान रखिए कि भाई आप जो सोर्सेस है, ये सोर्सेस में हो सके उतने लिमिटेड सोर्सेस कर दीजिए सर। ठीक है, आपने ऑलरेडी जिसमें से स्टडी किया हुआ है, आपको पता है कि भाई मैंने यहां से पढ़ा हुआ है। लक्ष्मीकांत अगर आपने 3 बार पढ़ी है तो चौथी बार पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम 5 बार पढ़िए, छठी बार पढ़ लीजिए। अब कोई मॉडर्न हिस्ट्री का कोई नया XYZ मटेरियल बहुत चल रहा होगा, बाजार भी अब इस टाइम पे बहुत गर्म होता है, तो आपके बहुत सारे ग्राम, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और किलोग्राम और बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू अगर आप देखिए तो ये मटेरियल सर्कुलेट होते हैं। बोले ये मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स पढ़ लो, अरे भाई काहे नोट्स पढ़ना, आपको उसका कंटेक्स्ट पता है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कौन सी नहीं है। तो हमेशा आप एग्जिस्टिंग सोर्स से पढ़िए, आपने उसी में से ही पढ़ना है जो आपने ऑलरेडी जिसके अंदर से स्टडी किया हुआ है सर। ओके, और रीडिंग इज द की माय फ्रेंड, रिवीजन इज द की सर। ओके ना, समझे। हिस्ट्री के अंदर की फैक्ट्स है तो की फैक्ट्स को लिख दीजिए सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। राइट डाउन विच आर द की फैक्ट्स। ओके ना, गेटिंग अ पॉइंट। टाइम टेबल बनाइए, नहीं बनाया है तो ये आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लानिंग टू फेल इस इवेंचुअली आप देखने की कोशिश करिए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी सर, है ना। तो फेलिंग टू प्लान इज सिमिलर टू समथिंग कॉल्ड एज प्लानिंग टू फेल सर। ओके, अगर आप प्लान बनाना भूल गए हो मतलब आप तैयारी कर रहे हो कि आप खुद ही फेल हो जाओगे सर। ठीक है, इसमें ये प्लानिंग के अंदर रिवीजन बहुत मैटर करता है। आपका रिवीजन अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो आई वुड एडवोकेट कि आप रिवीजन के ऊपर थोड़ा समय दीजिए, इसके ऊपर फोकस करिए, की फैक्ट्स को नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि वो आखिर के दिन के अंदर सुबह जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो भी आपको हेल्प करेगा सर। ठीक है, आपने कोई ऑलरेडी हैंड रिटन
रिटन नोट्स बनाई हुई है, हो सकता है कि आपने हैंड रिटन नोट्स पूरे साल की कंपाइल की हुई है, तो उसके अंदर रिवाइज करते रहिए, और ऐड करना है तो उसमें एक आध लाइन ऐड कर दीजिएगा। बट आई डोंट सजेस्ट यू कि आप कोई नए सोर्स की तरफ भागिए अभी सर। ओके, अभी 100 दिन हो गया है, 100 ही दिन बाकी है, आपको फिर ये ब्रेकअप अपने हिसाब से करके उसके हिसाब से आपको टाइम लैप देना है सर, ठीक है ना, समझे। अब हमेशा याद रखेगा कि ये 100 दिन के अंदर भी आपको रिविजन मिनिमम 2 से 3 बार होना चाहिए। अब ये रिवीजन आपको फास्ट रिवीजन करना पड़ेगा, ये कोई अब ये छोटी मोटी गेम नहीं रही है कि आप ये सोचोगे कि भाई मैं रिवीजन करूंगा शांति से, अभी तो 100 दिन बाकी है। नो, आपको सब्जेक्ट का 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए, वो मैं आपको अभी से ही कह देता हूं सर, ठीक है। एनी सब्जेक्ट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, आपको मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन होगा। ये 3 टाइम रिवीजन आपका तभी हो पाएगा जब आप ढंग से, इनफैक्ट है ना, उसकी आपकी जो रीडिंग की स्पीड है वो भी बढ़ाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। अब वी विल सी कि आप कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो, वो आप डिसाइड करोगे सर। ओके, वो मैं डिसाइड करने वाला नहीं हूं, पर मुझे ये पता है कि आपको रिवीजन देना पड़ेगा। आप अगर वीक कोई एरियाज में जा रहे हो, जैसे आपका इकोलॉजी वीक टॉपिक के रूप में है, तो ऑब्वियस है कि उसमें रिवीजन के लिए टाइम ज्यादा जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, वीक को एवरेज या अबाव एरिया में लेके आइए सर, है ना। मैं आपको कहानी बताता हूं इसकी सर। ओके, अगर आप वीक को स्ट्रॉन्ग करने जाओगे आखिर के 100 दिन में तो पॉसिबल नहीं है सर। ओके, मतलब आपने एक सब्जेक्ट ऐसा है जो पढ़ा ही नहीं है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, या कोई टॉपिक आपसे छूट गया होगा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी। अब ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे सर। ओके, तो उसको एवरेज लेवल के ऊपर लेके आ जाओ कि भाई अगर सवाल आता है, अगर 5 सवाल आता है तो 3 तो मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा कम से कम वो एरियाज के अंदर से। जैसे एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव है, एग्रीकल्चर में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड इश्यूज है, फेस ऑफ हो रहे हैं, वहां से सवाल बहुत आ रहे हैं आजकल। तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से आप क्या करोगे, आप इसी सेंट्रिक आपको देखना पड़ेगा, राइट सर। ओके, तो यू विल मेक श्योर कि आप बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट को जितना टाइम दे रहे हो उसको नोट डाउन करिए, उसके लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए कि भाई मेरा हिस्ट्री कमजोर है मैं ज्यादा टाइम दूंगा, मेरा एनवायरनमेंट कमजोर है मैं ज्यादा टाइम दूंगा, पॉलिटी मेरा स्ट्रांग है तो पॉलिटी में मैं कम टाइम दूंगा, पर रिवीजन तो मिनिमम सबका सब 3 बार करूंगा सर, ठीक है। क्योंकि इरिस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेंथ भले अच्छी बढ़ गई हो, पर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर घुमा फिरा के वही हालत होगी जो यू विल सी कि आपको रिकॉल नहीं होगा। रिकॉल होगा तो 1 या 2 स्टेटमेंट आपको याद रहेंगे, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपको याद नहीं रहेगा। और जब स्टेटमेंट्स की गड़बड़ी होती है और वो याद नहीं रहते हैं तो वो भी अल्टीमेटली आपको पुश करेंगे, अल्टीमेटली वी विल सी कि डाउन होने के लिए सर। ओके, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो इंटरलिंकिंग करना सीख जाइए। अभी ये 100 दिन है, आप सब्जेक्ट को स्टैटिक के साइलोस के रूप में मत पढ़िए सर। ओके, मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के कंसेप्ट आप कैसे एनवायरनमेंट के अंदर लागू कर सकते हो। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट को मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करिए। आपके यहाँ पे कोई वेजिटेशन का इश्यू आ रहा है तो उसकी सॉइल के साथ फॉर्मेशन देखिए और सॉइल को अल्टीमेटली ओरिजिन ऑफ अर्थ के साथ भी देख लीजिए सर। ओके, अगर रिवर का कोई इश्यू आ रहा है तो ज्योग्राफी के अंदर देखिए कि भाई रिवर की जो फ्लो सिस्टम है कैसे चलती है, क्या ये मैच्योर स्टेज की कोई रिवर है या यंग स्टेज के अंदर है। अगर कोई हाइड्रो पावर को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है तो वो देख लीजिए। अभी तुर्की के अंदर भूकंप आया है, आपने देखा होगा सर। ओके, तो तुर्की का अर्थक्वेक के साथ आपको प्लेट टेक्टोनिक्स आपके दिमाग में आ जानी चाहिए और उसकी स्टैटिक्स भी आ जानी चाहिए सर। कहने की बात मेरी ये है, अब तुर्की के अंदर अर्थक्वेक, तुर्की जॉर्डन के अंदर, सीरिया के अंदर अर्थक्वेक आना, उसकी कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। आपको यह भी पता होनी चाहिए कि अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के लिए क्या है, अर्थक्वेक की थियरी पोर्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए सर। ओके, तो मूलतः से पी वेव्स होगा, एस वेव्स होगा, उसके रिलेटेड कोई भी स्टोरी है, इंडिया में कौन से जोन्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली एक कहीं तुर्की में आया है तो हम लोग तुर्की का देख लेंगे, और तुर्की का मैपिंग भी करेंगे सर, ठीक है। क्योंकि अभी क्या आ रहा है कि ज्योग्राफी में मैपिंग सेंट्रिक बहुत सवाल आते हैं। तो मैपिंग में क्या होता है कि हम लोग ने थियरी तो पढ़ी हुई है सर, है ना, हमने थियरी तो पढ़ी हुई है, पर उसको करंट के साथ लिंक नहीं कर पा रहे हैं सर। ओके, और बीच की जो कड़ी है वो कमजोर रह जाती है, तो इसके कारण हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। अभी तुर्की वाला रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बोसपोरस स्टेट है, तुर्की है, यूक्रेन वाला इशू चल रहा है, वहां पे आप देखोगे क्योंकि ज्योग्राफी में आजकल मैपिंग सेंट्रिक बहुत सवाल आ रहे हैं। तो मैपिंग सेंट्रिक जो भी इश्यूज है या टॉपिक्स अगर आप देखोगे तो वो आपको अच्छी तरह से करके जाना है, इंटरडिसिप्लिनरी करना है। ऑल द प्लेसेस दैट आर इन न्यूज सिंस अ ईयर, ओके ना, आप देखने की कोशिश करिए तो प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो पिछले साल भी आपको पूछा गया था, कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज थे, कोई एनवायरमेंटल इश्यूज वाले एरिया थे, कहीं पे टेररिज्म का इशू चल रहा था, सेपरेटिज्म चल रहा था,
तो उसके सेंट्रिक आपको सवाल पूछे गए हैं, राइट। जोशीमठ के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी लैंडस्लाइड का इशू आ रहा है, जोशीमठ को पूरा खाली कराया, तो वो ज्योग्राफी का कंसेप्ट एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ भी जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स के साथ। ओके, तो आपको उसकी कहानी हो जानी चाहिए कि किस तरह से चल रहा है, उसको कल्चर के साथ भी देखिए कि भाई अल्टीमेटली बद्रीनाथ का वहां रास्ता वहां से जाता है, एंड बद्रीनाथ इज वन ऑफ द 4 धाम्स, है ना, 4 धाम में से एक है। तो आदि शंकराचार्य का रोल प्ले किस तरह से पीछे रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज करोगे तो ही आपको रिकॉल हो जाएगा, और ये रिकॉलिंग इज द की। ये रिकॉलिंग करने के लिए इनफैक्ट आपको फास्ट रीडिंग करने की आवश्यकता है। अब ये जमाना चला गया है कि भाई आप जो पुरानी स्टाइल से दिन का 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा पढ़ते थे, अब आपको मैक्सिमाइज करनी है अपनी रीडिंग एबिलिटी को सर, ठीक है। और आपको मैक्सिमाइज कैसे करोगे सर, ठीक है, तो आपने जो ऑलरेडी चीजें पढ़ी है उसमें से स्किमिंग और स्कैनिंग करना शुरू करोगे। स्किमिंग स्कैनिंग करने का मतलब क्या है सर, ओके, तो ये फोटोग्राफ से आपको खाली सारी भाषा में समझा रहा हूं, आपको ये आना चाहिए। किताब खोल के उसमें से क्या चीजें देखनी है उतनी ही देख के रिकॉल करके आगे की पेज की तरफ जाना है। सारी भाषा में ये भाई साहब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्किमिंग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, पानी का वो आपको रिजर्वर टाइप दिखेगा, उसके अंदर ये जाली लेके क्या कर रहे हैं पता है, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। वो खाली पानी को नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा समुंदर है या इतना बड़ा वाटर बॉडी है, उसमें से खाली सिलेक्टिव वस्तुओं को ही निकाल रहे हैं। आपको भी ये करना है। आपकी किताब होगी बहुत ही बल्कि होगी। अब इतनी बल्कि किताब के अंदर से फॉर एग्जाम्पल आपको इंफॉर्मेशन स्किम करनी है तो कैसे करेंगे सर, ओके, आप उठाओगे, आपने ऑलरेडी इसको 1-2 बार पढ़ा होगा, मैं जूम करता हूं कि कोई भी बुक होगी आपने पढ़ा होगा, बुक पढ़ी हुई है तो आपको रिकॉल होगा। अब इसमें से आपको खाली फैक्ट देखनी है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ओके, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो 4-5 फैक्ट्स आपको इसके अंदर से मिलेगी, क्योंकि थियरी तो आपके दिमाग में ऑलरेडी छपी हुई है सर, ओके। आपको रिकॉल करना है, और रिकॉलिंग आपको फास्ट रीडिंग के थ्रू ही होगा, क्योंकि आप जितना अपनी स्किमिंग और स्कैनिंग की एबिलिटी को बढ़ाओगे उतनी ही आप रीडिंग को बढ़ा पाओगे, और जितना रीडिंग बढ़ाओगे उतना ही आप डेप्थ के अंदर भी जाओगे, और आपका हॉरिजॉन्टल रीडिंग भी बढ़ेगा सर, ओके। क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आजकल 2 प्रकार के सवाल आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल भी बहुत ही फैल रहा है एक ही टॉपिक के अंदर यूं करके इंटरलिंकेजेस बना के, और नीचे भी जा रहा है यूपीएससी, मतलब बहुत डेप्थ के अंदर पूछ रहा है। हिस्ट्री के टॉपिक्स देख लोगे, इकोनॉमी का देख लोगे, कोई इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक देख लोगे सर, ओके। तो एटलीस्ट स्टैटिक एरियाज के अंदर मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पॉसिबल है। पॉलिटी पढ़ा हुआ है, लक्ष्मीकांत की बुक दिमाग के अंदर छपी हुई, आपको पता है कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, किसको याद करना है, जहां से सवाल बनेगा सर, ओके। तो ये कहानी आपको मिलेगी कि स्किमिंग और स्कैनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये आपको आनी चाहिए। अगले 100 दिन के अंदर जब आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करोगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ओके, तब आप पूरी की पूरी किताब को नहीं पढ़ेंगे। याद रखना, कभी कभी ऐसा होगा कि एक पेज के अंदर 3 या 4 मुख्य शब्द होंगे, इसी के ऊपर आपका रिवीजन होना चाहिए। अब वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री या बॉल बाय बॉल या लाइन बाय लाइन पढ़ने का जो समय है वो दोस्तों थोड़ा कम, क्योंकि फिर होगा क्या कि अगर आप वहां लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बाकी सारे सब्जेक्ट को क्या करोगे, इवन वो सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक्स के साथ क्या करोगे। सो यू वोंट बी एबल टू जस्टिफाई to the other areas, other topics, other we can say subjects जहां आपको करना चाहिए। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्किमिंग और स्कैनिंग के ऊपर फोकस करिए। ट्राई टू डू दिस स्किमिंग एंड स्कैनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मेक श्योर कि इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से आप प्रोसेस कर पाए, और वो सिलेक्टिव रीडिंग ही करिए। इनफैक्ट मैंने टॉपर्स के साथ ये देखा हुआ है कि वो प्रीलिम्स के पहले अलग प्रकार का मार्कर यूज करते थे। तो जब पढ़ाई कर रहे थे उनको पता है कि ये मैं फ्लोरोसेंट मार्कर से करूंगा या लाल मार्कर से करूंगा। लाल मार्कर की इंफॉर्मेशन ऐसी होगी पूरी बुक के अंदर जो खाली और खाली प्रीलिम्स के अंदर मुझे काम में आएगी। तो वो जब पढ़ाई करते थे तो लाल मार्कर, रेड कलर का जो मार्कर वाली इंफॉर्मेशन है उसी को ही स्कैन करते हुए आगे निकल जाएंगे। निकला, स्किम किया, स्कैन किया, आगे निकल गए, स्किम किया, स्कैन किया, आगे निकल गए। फाट 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 400 पेज की, 300 पेज की किताबें आप देखोगे लोग 3-3 4-4 घंटे के अंदर कवर करते हैं। ऐसी होती है तैयारी सर, आपको ये करना है। अभी भी इंफॉर्मेशन है, अपने अंदर भरोसा रखिए। और ये कैसे करोगे, ये आप प्रीवियस के क्वेश्चंस को सॉल्व करके करोगे। हमेशा याद रखना कि पीवाईक्यूज और मॉक क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही है। पीवाईक्यूज से आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक के एरियाज कहां से आ रहे हैं। यूपीएससी ने पिछले बार कहां कौन से एरियाज के ऊपर से सवाल पूछे थे, जो आपके
कोर एरिया से उसके अंदर अगर आपके पीवाईक्यूज गलत जा रहा है तो समझ लेना बेटा कुछ गड़बड़ है सर। ओके, आपको मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं, जीएस के और सीसेट के, इन दोनों के आपको यहां पे तैयारी करनी है। इन दोनों के अंदर आपको ये करना है, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूंगा कि मत करिए, पर लिमिटेड मॉक क्वेश्चन करिए और उसमें से एनालिसिस करिए कि कौन से टॉपिक का एरिया आपका गलत जा रहा है। से फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी के अंदर मनी, बैंकिंग और फाइनेंस, या खास करके मनी सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके क्वेश्चंस को बहुत गलत टिक करके आ रहे हो। इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस आपके अच्छे जा रहे हैं मॉक क्वेश्चंस के अंदर से, तो आपको ये क्लैरिटी आ गई है कि भाई मेरा वीक एरिया क्या है, मनी बैंकिंग, मैं उसको उठ के रिवाइज करूंगा सर। ओके, मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, डोंट पुट टू मच ऑफ स्ट्रेस ऑन यू, दो बहुत सारा लोड मत दीजिए, पर मैं कहूंगा कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉक क्वेश्चंस अलोंग विद प्रीवियस पेपर। पिछले 10 साल से 2011 से लेके 2022 तक के जीएस और सीसेट के पेपर आपको दिमाग के अंदर छप जाने चाहिए सर। डेली मैं तो कहूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेली मॉक क्वेश्चन सॉल्व करिए, वीक में 1 या 2 क्वेश्चन पेपर भी दीजिए सर, है ना। अभी 3 महीना है, टोटल मिला के 12 वीक आपको मिल जाता है सर, ठीक है। 12 या 13 हफ्ते के आसपास आप 13 मॉक क्वेश्चंस और मैं कहूंगा कि करीबन 11 या 12 आपके पास प्रीवियस के पेपर होंगे। नहीं मिला के आपके 20-25 के बीच में टोटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व होने चाहिए। प्रीवियस के पेपर को जरूर से देना, उससे आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि यूपीएससी कहां पूछ रहा है। कभी कभी क्या है कि मॉक क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसका एनालिसिस जरूर से करना कि भाई मैं कौन से क्वेश्चन में वीक हूं, कौन से एरिया में मेरी बहुत स्ट्रेंथ है, कहां मैं तुक्के से टिक कर रहा हूं। मॉक क्वेश्चन पेपर से डीमोटिवेट मत हो जाना सर, है ना। काफी बच्चों को ये लगता है कि सर हमको आता ही नहीं, पर उससे समझिए कि कौन से एरिया आपके कमजोर एरिया से और उसके साथ देखिए सर। ओके, लास्ट टॉपिक है वो है आपका सी सेट। ओके, अब देखिए कि सी सेट की कहानी क्या है। सी सेट को आपको हल्के में नहीं लेना है, 110 दिन बाकी है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि डेली अभी से ही अगर आप कोई भी 30 मार खा हो, दिन के 2 से 3 घंटा आपको सी सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए सर। ओके, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली 2 to 3 आवर्स ऑफ सी सेट। अगर आपने नहीं किया है तो समझ लेना कि लाइफ जिंगल वाला हो जाएगी। लाने हैं आपको 66.66 मार्क्स, आपको 200 में से कितने लेके आने हैं, ओनली 66 ही लाना है सर। ओके, पर इतना लाते लाते आपको है ना यूपीएससी पानी पानी कर देगा, अभी से ही कह देता हूं सर। ओके, आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एक्सीलेंट ग्रेड्स इन जनरल स्टडीज, 110 115 होगा, सी सेट में क्वालिफाई नहीं होते हैं, बहुत ही टफ आ रहा है। यूपीएससी सी सेट के अंदर आप कभी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि सी सेट क्वालिफाई नहीं होगी तो जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। अभी भी डेली 2-3 घंटा दीजिए। अब आप कहोगे कि सर मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं तो ये रहा वो रहा, तो थोड़ा कम दीजिएगा। कुछ नहीं तो मैंने आपको बताया कि सी सेट के अंदर क्योंकि 3 टॉपिक्स आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन सर। ओके, इन तीनों के अंदर से आपको तैयारी का जो फाउंडेशन बनाना है, तो एटलीस्ट प्रीवियस के पेपर तो कर दीजिए सर। ओके, कॉम्प्रिहेंशन से आपको लेवल समझ में आएगा 2011 से लेके 2022 तक का कि यूपीएससी ने क्या पूछा है, क्वांट के सवाल कैसे आ रहे हैं, रीजनिंग के सवाल कैसे आ रहे हैं सर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन कितने लेंदी हो गए हैं, आप समझ नहीं सकते, उससे ज्यादा ही लेंदी यूपीएससी पूछ रहा है। तो इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं, बट डोंट टेक सी सेट फॉर ग्रांटेड। ओके, अगर आपने इसको लाइटली लिया तो यूपीएससी आपको उठा के फेंक देगा। डोंट टेक इट लाइटली भाई, सी सेट है, बहुत ही टफ है सर। ओके, यहां से 80 क्वेश्चन ही होंगे 2.5 मार्क के ईच। ओके, पर परेशान कर देता है यूपीएससी अच्छे लोगों को सर। ओके, 66 मार्क 66 लाते लाते इनफैक्ट देखोगे तो कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। तो प्लीज डोंट डू दिस एज वेल, ये मेरी आपके लिए एक रिक्वेस्ट होगी। मैं यही कहूंगा कि ये वो समय है आप सबके लिए जहां आपको दिए के रूप में काम करना है, आपको खुद को जलाना है। उतना भी मत जलाओ कि कंप्लीटली एनिहिलेट हो जाओ, पर एक बेंचमार्क जो आपने एस्टेब्लिश किया है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर डेली 6 घंटा पढ़ाई करते थे तो अब ये 3 महीना ऐसा है जहां 2-2 घंटे बढ़ा दीजिए। 8 घंटा पढ़ाई करते थे तो 9 घंटा 10 घंटा करने की कोशिश करिए। यू सेट अ न्यू बेंचमार्क। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली अपने आप को ओवरबर्डन या ओवर स्ट्रेस कर दीजिए, बट अब ये समाना नहीं है कि वो 4-6 घंटे से आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अपने कंपटीशन को देखिए कि कोने कोने के अंदर बैठा हुआ कैंडिडेट दुनिया के भारत के अलग अलग विस्तारों की, इवन भारत के बाहर से भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। आप अपने बेंचमार्क को तोड़िए। अगर डेली 6 आवर्स पढ़ाई कर रहे थे तो मैं कहूंगा कि ये अब वो टाइम है जहां आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट नंबर ऑफ आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से है सर, ठीक है।
ये नंबर ऑफ आवर्स में आप क्वांटिटी ऑफ आवर्स भी बढ़ाओगे और क्वालिटी ऑफ लर्निंग जो है वो भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपको दिए के रूप में काम करना है, आपको खुद को भी प्रज्वलित करना है और बाकी सारी चीजों को भी आपको इल्यूमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें चलेगी। एक चीज ये कहूंगा कि इस प्रोसेस के अंदर ओवरलोड मत कर दीजिएगा अपने आप को। 100 दिन बाकी है, बीच में ऐसे दिन आएंगे कि जहां आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। ऑफिशियली तो 110 दिन है, पर मैंने तो आपको 100 दिन ही कंसीडर करा है, क्योंकि मुझे पता है कि 10 दिन ऐसे आएंगे जहां आप शायद तक इनफेक्ट है ना, आपको लगेगा कि आपकी एफिशिएंसी नहीं है। कोई बात नहीं, रियलिस्टिक रहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम अगर एक आध दिन पढ़ाई कम होती है। हर 10 दिन में एक दिन ऐसा भी शायद तक आ सकता है जहां आपकी तैयारी करते करते आपको लग रहा होगा कि सर मेरी रिदम टूट गई है। यू नीड टू टेक द break, you need to break the flow as well. At times this will happen. Be realistic, accept the conditions कि ये 100 दिन के अंदर भी 110 दिन के अंदर भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जहां आपको बेसिकली ब्रेक लेने की आवश्यकता होगी। ले लीजिएगा, आधा दिन का ब्रेक ले लीजिएगा, उस दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दीजिएगा। नया पढ़ाई ना हो तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, ये कर दीजिए सर, ठीक है। इंटेंशन ये है कि आप ओवरलोड मत करिए। भले 110 दिन बाकी है, मैं 110 दिन में से मैं तो 100 डेज ही काउंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 10 दिन ऐसे आएंगे जहां आप अपने आप को ओवरबर्डन कर दोगे। ओवरलोडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस पीरियड सर, है ना। पर यह जरूर है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बढ़ाइए, अपनी एफर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। जरूरत से ज्यादा ओवरलोड भी मत करिए, पर अपने पुराने बेंचमार्क्स को जरूर से तोड़िएगा। अगर मैंने बताया 6 घंटा पढ़ाई कर रहे थे पिछले 1 साल से, तो अब ये टाइम हो गया है जहां थोड़ा पुश करो अपने आप को। जितनी जल्दी रिवीजन करोगे, जितनी मात्रा में रिवीजन करोगे, उतनी ही रिकॉलिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। द वास्ट यू रीड, यू विल बी एबल टू कम टू द कंक्लूजन इन अ वेरी अर्ली फेज बाय रीडिंग द क्वेश्चंस। होता क्या है कि आप जितना पढ़ के जाओगे उसी के अंदर से आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा सर, ओके। द मोर यू रीड, द वास्ट यू रीड, इन डेप्थ रीडिंग जितना करोगे उतनी सॉल्यूशन भी आपको मिलेगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आखिर के अंदर जाते जाते यही कहना चाहूंगा, वो है कि ट्रस्ट योरसेल्फ। आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स ये 100 दिन के अंदर भी अपनी स्ट्रेटजी को बार बार रीमोल्ड करते रहेंगे। नहीं करना है। आप राजा हो और राजा के हिसाब से एक बार प्लान बना दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करना है। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट्स, यू ट्रस्ट दी प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। आप प्रक्रिया के ऊपर विश्वास कीजिए, और आपने बनाया है तो आप क्यों फेल होगे। लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको खुद के ऊपर ही विश्वास खत्म हो गया है। खुद ही स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर दूसरे की देखेंगे। अरे भाई तूने क्या किया है, तू कैसे पढ़ रहा है, अच्छा तू पॉलिटी में 10 दिन दे रहा है, मैंने तो 8 ही दिया है। अरे भाई उसका पॉलिटी कमजोर है, उसने पढ़ा नहीं है। तुमने पूरे साल लक्ष्मीकांत को 10 बार छांट मारा है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम 8 दिन के अंदर नहीं कर पाओगे? मुझे तो लगता है कि तुम कर पाओगे। विश्वास करो अपने आप के अंदर, नास्तिकता मत दिखाओ अपने प्रति। आपके खुद के अंदर ब्रह्म बसते हैं। अद्वैत वेदांता को याद करिए, जहां आत्मन और ब्राह्मण के सिद्धांत के साथ आदि गुरु शंकराचार्य यही तो कह के गए हैं कि जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म को अचीव करिए हायर नॉलेज के थ्रू। ये ज्ञान प्राप्ति की तरफ आप जा रहे हो। ये ज्ञान कभी आपको बेकार नहीं करेगा, ये ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा। आलोक परलोक की चिंता मत करिए, परिणाम की चिंता मत करिए, अपनी प्रक्रिया के ऊपर विश्वास कीजिए। आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। आप जो एस्पायर कर रहे हो वो एस्पायरेशन की इनफैक्ट है ना जो सीमा है वो बहुत ही कम लोगों के अंदर है। इतने 150 करोड़ की आबादी में से हार्डली 4-5 लाख लोगों के अंदर ही ये एस्पायरेशन की क्षमता है। आप सोच सकते हो कि व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। मैं यही कहूंगा कि आप अपने अंदर विश्वास रखिए, 3 महीना डटे रहिएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट इनटू पीयर प्रेशर। आपके दोस्त, आपके कोई भी कहेगा कि भाई तू ये पढ़ ले ये पढ़ ले, नहीं नहीं, आखिर के दिन है, अब लिमिटेशंस करनी है, रिवाइज करना है और उसके ऊपर से बिल्डअप करना है। कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आपका साथी, आपका फ्रेंड कहूंगा। एक गुरु के रूप में तो नहीं कहूंगा, पर मैं आपके दोस्त के रूप में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें पूछ सकते हो। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। PN Live is my code. You are most welcome to join us on the largest educational platform in the country. मैं वहाँ पे लाइव क्लासेस लेता हूँ, बच्चों की क्वेरीज होती है वो भी सॉल्व करता हूँ, और साथों साथ आपकी जो UPSC CSE का सपना है उसमें भी मैं हेल्प करूँगा।
ये कोड को यूज करिएगा while using the subscription. If you got any query you can put down in the description box. मैं आपको जरूर से इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा. अभी we have got some mega extension offer जहां आप 1 year का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4 months आपको फ्री भी मिलेगा. साथों साथ 2023 एक्सपीरियंस के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है. ये क्रैश कोर्स अगर आप देखोगे तो जीएस सेट के साथ इंक्लूडेड है, जीएस सेट करंट अफेयर्स प्रैक्टिस के साथ अवेलेबल है और पूरा का पूरा आपको आइकॉनिक मेंटरिंग भी आपको यहाँ से मिलेगा. इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो कर दीजिए. हमारी नई बैचेस इसके अंदर से भी आ रही है. यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस. हमारी नई क्रैश कोर्स की बैचेस के अंदर आप ज्वाइन करें और आपके सपने को पूरा कर सकते हो. ये कोड को जरूर से यूज करेगा PN Live. If you got any queries you can call on this number 8585858585. Our team will be ready to help you out. बाकी मैं तो रहूंगा ही आपके दोस्त के रूप में, आपके साथी के रूप में. आज यहाँ पे खत्म करते हैं और मैं आपको फिर से मिलूंगा. आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर से हमें बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. लेट्स क्रैक इट. जय हिंद.